मैं डॉक्टर अरुण गर्ग, चेयरमैन न्यूरोलॉजी, मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव से बोल रहा हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एन्सेफेलाइटिस के बारे में, जो कि अत्यंत गंभीर एवं जानलेवा बीमारी है। तो एन्सेफेलाइटिस की जब हम बात करते हैं तो हम इसका मतलब है कि ब्रेन की पेरेन्काइमा, जो ब्रेन एक्चुअल ब्रेन है, उसकी स्वेलिंग हो गई है। ब्रेन की स्वेलिंग एन्सेफेलाइटिस के कारण से होती है। उसके प्रकार में हम कहते हैं कि वायरल एन्सेफेलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। कभी कभी ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस, यानी कि शरीर को किसी अन्य कारण से इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, उसके रिएक्शन में जब एंटीबॉडीज बनाएगा शरीर, तो ये एंटीबॉडीज जब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स से भी एन्सेफेलाइटिस हो सकती है। कॉजेस की जब बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज वायरल हुआ, दूसरा हमने बताया ऑटोइम्यून, लेकिन बैक्टीरिया या फंगस से भी एन्सेफेलाइटिस हो सकती है। कभी कभी मैलिग्नेंसी के कारण से पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, उनसे भी एन्सेफेलाइटिस हो सकती है। एक टर्म होती है एन्सेफेलोपैथी, जहाँ पे कि डायरेक्ट ब्रेन का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर कहीं पे भी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स या शरीर के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन होने से इनडायरेक्टली यदि ब्रेन की स्वेलिंग होती है तो उसको हम एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। जैसा हम जानते हैं कि वायरल एन्सेफेलाइटिस, जो कि हम रूटीन डे टू डे उसमें सुनते रहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वायरल इन्फेक्शन रूटीन के अंदर इज प्रेजेंट्स एज कि खांसी जुकाम हो गया, किसी को उल्टी दस्त हो गया, साथ में बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया। ये रूटीन एक प्रकार है जो कि प्रेजेंटेशन होता है वायरल इन्फेक्शन का। जब ये बढ़ जाता है और ब्रेन में पहुंच जाता है तो हम इसको बोलते हैं वायरल एन्सेफेलाइटिस। वायरल एन्सेफेलाइटिस हजारों तरह के वायरस होते हैं, उसके कारण से हो सकती है। जो कॉमन वायरस जिसके कारण से एन्सेफेलाइटिस हमारे को मालूम है, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है या हर्पीस जॉस्टर वायरस है, या अभी जैसे कोविड इन्फेक्शन चल रहा था तो कोविड के कारण से जो ब्रेन की स्वेलिंग हुई तो हमने कहा कोविड एन्सेफेलाइटिस हो गया। तो ये कॉमन वायरसेस हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन हजार तरह के वायरस हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस की, जो कि रिएक्शन टू सम इंसल्ट टू द बॉडी, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंसी हो, या और कोई इंसल्ट किसी तरह की कोई ड्रग या टॉक्सिन से हो। तो वो जो ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस होती है, जिसमें कि शरीर ने किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी खड़े की है, ये एंटीबॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गई, यानी कि ऑटोइम्यून प्रोसेस चालू हो गया बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो गई। तो जैसे मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंसी में कुछ लोगों को डायरेक्ट मैलिग्नेंसी के अलावा भी डिस्टेंट, जहाँ पे मैलिग्नेंसी है उसके डिस्टेंट रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, उसके अंदर भी एन्सेफेलाइटिस हो सकती है। तो जैसा हम जानते हैं कि ब्रेन की जब स्वेलिंग होगी तो उसके साथ साथ मेनिंजेस, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, उसकी भी स्वेलिंग होती है। तो मोस्टली मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस होती है साथ साथ, और जिसमें जब एन्सेफेलाइटिस डोमिनेट करेगी तो पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जब मेनिंजाइटिस डोमिनेट करेगी तो हेडेक इज द मेन कंप्लेंट। तो मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस की कंप्लेंट क्या हुई कि फीवर हुआ, हेडेक हुआ, पेशेंट का ऑल्ट्रेशन ऑफ सेंसोरियम, यानी कि पेशेंट या तो एग्रेसिव हो गया या ड्राउजी हो गया, सुस्त हो गया, उसको दौरे आने लग जाएंगे, उसके हाथ पैर में कमजोरी आ जाएगी, हेलुसिनेट करने लगेगा, हवा में बातें करने लगेगा, उठ के भागने लगेगा, बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दौरे आने लगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार दौरे आ रहे हैं, आप दौरे की दवाई दे रहे हैं, पेशेंट को सेडेट कर रहे हैं, इवन एनेस्थेटिक ड्रग भी दे रहे हैं, तब भी दौरे चलते रहते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ सेंसोरियम एंड सीजर्स एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। जब मेनिंजाइटिस हो गया तो सबसे पहले हमने कहा कि हिस्ट्री हमने सुना कि कैसे कैसे पेशेंट के सिम्टम चालू हुए। उसके बाद हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, हमारे को लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम ब्रेन के साथ हो गई है। देन हम एक इन्वेस्टिगेशन का प्लान करते हैं, जिसमें कि एमआरआई इज द फोरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट। उसके अंदर हमारे को टिपिकल पैटर्न ऑफ एन्सेफेलाइटिस दिखने लगता है, मेनिंजेस के अंदर अनाउंसमेंट दिखने लगता है। फिर हम करते हैं सीएसएफ, यानी कि रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के देखना है कि कौन सा वायरस यदि हम पकड़ पाते हैं, या उसमें सीएसएफ के अंदर प्रोटीन बढ़ रहा है, शुगर कम हो रहा है। ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो एन्सेफेलाइटिस के पैटर्न्स होते हैं जो सीएसएफ में देखते हैं। साथ में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं, ईईजी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे को डिस्चार्जेस दिखने लगते हैं। कुछ डिस्चार्जेस एन्सेफेलाइटिस के स्पेसिफिक होते हैं, कुछ डिस्चार्जेस होते हैं जो कि दौरे आने के कारण से होते हैं। साथ में ब्लड के कुछ टेस्ट करने होते हैं, कुछ वायरल सीरोलॉजीज करनी होती हैं, कुछ बैक्टीरियल सीरोलॉजी करनी होती है, कुछ ब्लड कल्चर्स, यूरिन कल्चर्स करने होते हैं। एन्सेफेलाइटिस जैसा हमने बताया कि बहुत तरह के वायरस हैं, 1000 से भी ज़्यादा वायरस होंगे, जिनके बारे में हमारे को उनको पकड़ना भी मुश्किल है, उनका इलाज भी कुछ अभी तक डेवलप नहीं हुआ। जैसे कोविड वायरस था, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम उसका नहीं डेवलप कर पाए। लेकिन कुछ वायरस हैं, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है,
या हर्पीस जोस्टर वायरस है, उसके साथ यदि एंसेफ्लाइटिस किसी को हो रही है तो एसाइक्लेविर नाम की जो ड्रग होती है उसको इंट्रावेनस यानी इंजेक्शन में ड्रिप के अंदर दिया जाता है। 14 से 21 दिन तक उसको रेगुलर देना होता है। साथ में कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कि स्टीरॉइड से रेस्पॉन्स आता है। स्पेसिफिकली ऑटोइम्यून एंसेफ्लाइटिस है, वहाँ पे हम हाई डोज स्टीरॉइड देंगे, कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शंस लगाएंगे, कभी जरूरत होती है तो प्लाज्माफेरेसिस यानी खून की सफाई भी करनी होती है। साथ में सीजर्स को रोकने के लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन देना होता है। पेशेंट को काम डाउन करने के लिए कभी कभी सेडेटिव या एनेस्थेटिक एजेंट का भी यूज़ करना होता है। कभी कभी ये पेशेंट्स को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी वेंटिलेटर के साथ ट्रैकेओस्टमी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रिवेंशन की जहाँ पे हम बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि शायद एक बार यदि प्रोसेस चालू हो गया शायद आप उसको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसके जो कारण हैं यदि उनसे बच सकें तो शायद आप इसको एंसेफ्लाइटिस से भी बचा सकेंगे। तो कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वायरसेस हैं उनके बहुत सारे वायरसेस या बैक्टीरिया हैं जिनके प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन इज़ अवेलेबल, यानी कि वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें बचपन से। जहाँ जहाँ पे जो शेड्यूल्स हैं उनको फॉलो करें। कभी कभी वायरस इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए क्वाड्री फ्लू नाम के वैक्सीन आते हैं, वो लगवाइए। कोविड वैक्सीन लगवाइए। इसके साथ कभी कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके प्रिवेंशन के लिए, हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है, बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, वैक्सीन को फॉलो करें। सेकेंड, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाने को किसी के साथ शेयर नहीं करें। खाना कॉमन, मतलब उसी गिलास से आपने भी पानी पी लिया जिसने दूसरे ने पिया हुआ है। हाथों को अच्छे से वॉश करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इंसेक्ट बाइट से प्रिवेंट करें। पर्टिकुलरली जब ये बारिश वाला रेनी सीजन जब आता है उस समय आप अपने हाथों को, पैरों को पूरी तरह से कवर रखिए। यदि आप गार्डन में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दे कैन लीड टू एंसेफ्लाइटिस। दूसरा, पानी के रुकाव को, पानी कहीं पे जमाव है तो उसको रोकना, इकट्ठा नहीं होने दें। कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। ये सारी चीज़ें हैं जिसके साथ, और यदि मान लीजिए आपको कोई सिम्टम चालू हो गया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कहीं पे आपको तेज बुखार है, आपको सिर में दर्द है, आपको सुस्ती आ रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, देन डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट, प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट और अ प्रॉपर फिजिशियन। तो जैसा हमने कहा कि प्रिवेंशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ साइंस सिम्टम्स होते हैं जिनको यदि आप बचा सकें, स्पेसिफिकली यदि आप वैक्सीन्स लगवाएंगे तो शायद आपको एंसेफ्लाइटिस नहीं होगी। यदि आप अपने हाथों को अच्छे से धोएंगे, अपने खाने को शेयर नहीं करेंगे तो शायद एंसेफ्लाइटिस नहीं होगी। यदि आप अपने आप को इंसेक्ट बाइट से बचा सकें, यदि किसी एरिया में ऐसे में घूमने जा रहे हैं जहाँ पे कि इंसेक्ट्स का है तो उसको पहले वैक्सीन लगवाए। येलो फीवर का वैक्सीन जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप घूमने जाते हैं, या बचपन के अंदर MMR के वैक्सीन लगते हैं, चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगते हैं, तो वो वैक्सीन लगवाइए। और यदि मान लीजिए आपको कोई सिम्टम हो गया है, हेडेक है, फीवर है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, टाइम से करते हुए मिलना चाहिए। एक जो स्पेसिफिक चीज़ जो बहुत ही टिपिकल इंडिया के कुछ स्टेट्स में देखने को मिलता है, लीची एंसेफ्लाइटिस, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लीची की फसल होती है, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे अचानक ही बीमार होके और मरने लग गए, बेहोश होकर पहुँचते हैं अस्पताल में और कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं, डायग्नोसिस नहीं होता। तो हमने पाया कि ये बच्चे क्या थे, दे वर माल नरिश्ड चिल्ड्रन, जो कि सुबह सुबह उठ के खेतों में चले जाते थे, जम के लीची खाते थे, लीची खाने के बाद ही बेहोश हो जाते थे। तो ये पाया गया कि लीची के अंदर एक ऐसा टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। तो MCPG नाम का ये टॉक्सिन जो होता है बॉडी के सारे ग्लूकोज स्टोर्स को ख़त्म कर देता है। जैसे ही ग्लूकोज की कमी होती है, ब्रेन में स्वेलिंग होती है और ये बच्चे बेहोश हो जाते हैं, दौरे आने लग जाते हैं और कुछ टाइम के बाद अपनी जान छोड़ देते हैं। तो खाली पेट लीची का इस्तेमाल स्पेसिफिकली बच्चे जो माल नरिश्ड हैं बिल्कुल ना करें। इसका एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।